नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका शाही कलम विद्या मंदिर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा है बेटा? हमारा बेसिक्स है। बेसिक्स पढ़ेंगे आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के। क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने पहले पढ़ ही लिया है। अब इसके बेसिक्स अंदर के टॉपिक्स हमें आगे कैसे कैसे पढ़ना है। तो पहला हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है आपको पता है? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे देश की धरती, खाली हमारे देश की धरती हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। हमारे सीवेज, हमारे सी कहां तक हमारी कवर है, एयर कहां तक कवर है, हमारे देश की धरती और उसके कितने नॉटिकल माइंस हैं। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग नॉटिकल माइंस होते हैं। लॉ में 12 हैं, टैक्स में 200 है, ऐसे ऐसे। हमारे में इतना आगे नहीं है, ठीक है। हमारे देश की धरती और हमारे नॉटिकल माइंस को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, हमारे रूल्स लॉज कहां तक चलते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो कहां तक चलते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थे, अब जम्मू कश्मीर में भी चलते हैं, तो वो भी हमारी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। जनरली कॉल्ड हम इसको क्या बोलते हैं एक नाम से, और किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी। जहां तक हमारी इकोनॉमिक की टेरिटरी है उसको ही हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोलते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स में क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी इज एज मच वाइडर टर्म। इकोनॉमिक टेरिटरी एक बहुत बड़ी टर्म है इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे देश की धरती, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट। कौन चलाता है? गवर्नमेंट। लॉज कौन बनाती है? हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहां पे हम अपने गुड्स एंड कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। एक देश से दूसरे देश नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज सकते हैं, ठीक है, फ्रीली। क्योंकि हम अगर दूसरे देश में भेज रहे हैं तो उनकी भी परमिशन चाहिए, मगर हम अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं तो नॉर्मली भेज सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन फ्रीडम, फ्रीडम है हमें। सर्टेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड्स क्या क्या करता है? फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या है? हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, कहां तक हमारे रूल्स चल रहे हैं, कहां तक हमारे लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है, वही है। सेकंड हमारा क्या आ रहा है? टेरिटोरियल वाटरवेज। जैसे मैंने आपको बताया था, खाली हमारे देश की धरती कवर नहीं होती है, हमारा वाटर भी कवर होता है और एयर स्पेस भी कवर होता है। हमारे सी लेवल कहां तक कवर है वो सब हमारे इसके अंदर आता है। तो हमने पढ़ लिया वाटर, एयर स्पेस, वेयर अ कंट्री एंजॉय एक्सक्लूसिव राइट। हमारे को एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कि आपको वहां तक पानी का राइट आपका है। उस एरिया तक में आपका जो भी निकलेगा, ऑयल निकले, कोई भी मिनरल्स निकले, वो सब आपके हैं, ठीक है। तो हमारे को वहां क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट होता है। हम वहां पे मछलियां पकड़ सकते हैं, एक्सप्लोरिंग फ्यूल्स एंड मिनरल रिसोर्सेज वगैरह, ठीक है। वो कुछ भी निकलेगा वो हमारा है। थर्ड एम्बेसी, ठीक है। हमारे देश की एम्बेसी बाहर भी होती है, वहां पे रूल्स एंड लॉज किसके चलते हैं? हमारे चलते हैं, तो वो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा, ठीक है। हमारा मिलिट्री बेस, ठीक है। हमारे साइंटिफिक स्टेशन, हमारे कहाँ का साइंस की टीम कहाँ का रिसर्च कर रही है, वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, एक्सेट्रा। लोकेटेड एब्रोड, इंडिया के बाहर भी हो सकता है, बट एक्सक्लूडिंग दोज लोकेटेड विद पॉलिटिकल फ्रंटियर, विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर, जहां हमारे रूल्स चल रहे हैं, जहां हमारे लॉज चल रहे हैं। थर्ड शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, रिंग्स एक्सेट्रा, जहां हमारी शिप्स चलती हैं, एयरक्राफ्ट्स जहां चलते हैं, वो सब भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन होता है? हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है। कंट्री का एक इंटरनेशनल वाटर ऑफ द अनदर एरिया ओवर विच द कंट्री एंजॉय एक्सक्लूसिव राइट ऑफ जुडिक्शन, ठीक है। क्या मतलब? बाहर की कंट्री में हमारे कुछ राइट्स चलते हैं, हमारे समझौता होता है ना दूसरी कंट्रियों से कि ये समझौता हुआ है, आपका ये चीज यहाँ आ सकती है, वो चीज वहां जा सकती है, ये रूट आप यूज कर सकते हैं शिप के लिए, शिपिंग के लिए, और हमने जैसे फिशिंग वगैरह के लिए। तो वो सब कहाँ कहाँ हमारे राइट्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ के हमें एक्स्ट्रा राइट्स मिले हुए हैं, दूसरी कंट्री के हम इंटरनेशनल वाटर्स को भी हम इंजॉय कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारे सब कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाता है कि जहां जहां हमारे रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा नॉर्मल रेजिडेंट पे। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? आप और हम क्या है? एक नॉर्मल रेजिडेंट है किसी भी कंट्री के। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? जो यहाँ पे जिसका जन्म हुआ हो, या कुछ क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे काफी लंबे समय से रह रहा हो, यहाँ टैक्स पे कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट
मानते हैं। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है कि नॉर्मल रेजिडेंट को किस तरीके से होता है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं इन इकोनॉमिक टर्म्स में, हम देखते हैं रेजिडेंट मींस क्या है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी भी हो सकती है बेटा, उस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां आ रहा है, हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में, मतलब वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है, उसका फायदा किसको मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है। ऐसा नहीं किसी और देश के लिए काम हो रहा है, नहीं, उसका फायदा क्या है, हमारी में, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कहां जुड़ रही है, हमारी जीडीपी में जुड़ रही है, ठीक है। जीडीपी में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ऑफ दैट कंट्री विच इज ही लिव्स, जहां वो रह रहा है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, अब इसको हम अलग अलग पॉइंट में पढ़ते हैं। पॉइंट 1 क्या है, कोई वहां रह रहा है, लोकेट कर रहा है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, कोई भी बंदा वहां रह रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर वहां अपना समय व्यतीत कर रहा है, अपना बचपन व्यतीत कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली वहीं रह रहा है, तो उसको हम रेजिडेंट बोलते हैं। अब आपको और हमें कोई आके बोलेगा, हम बोर्न है इंडियन के, इंडिया में बोर्न हुए हैं, हमारा जन्म इंडिया में हुआ है, और हमें कोई आके बोलेगा कोई रेजिडेंट नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम रेजिडेंट हैं क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं लंबे समय से, ठीक है। हु रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिस इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई बाहर की बड़ी कंपनी यहाँ आके प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, और यहीं के लोगों को बेच रही है या यहीं की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो हमारे वो इंस्टीट्यूशन क्या हो गई, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे रह रहा है वो, तो इसको हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। किसी भी चीज का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे एक इंडिविजुअल करे चाहे एक इंस्टीट्यूशन करे, ठीक है। क्या आया, द ईयर और मोर, एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम कितना करना चाहिए, 1 ईयर के लिए। किस किस को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते, अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन नहीं होते हैं, कौन नहीं होंगे नॉर्मल रेजिडेंट। अगर आज मैं बाहर कहीं घूमने जाता हूं, ठीक है, मान लो किसी भी बाहर कंट्री में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, फ्रांस, कहीं भी जाते हैं, तो वहां का जाते ही मैं रेजिडेंट मिल जाऊंगा, वो मुझे जाते ही बोल देंगे ये लो जी सिटीजनशिप, आप यहाँ के रेजिडेंट हो आज से, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। मैं वहां का रेजिडेंट नहीं बनूंगा, मैं वहां जाकर कोई काम करता हूं जिस वजह से उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता हूं, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हूं, तो मैं वहां का रेजिडेंट माना जाऊंगा, ठीक है, वरना मैं वहां का रेजिडेंट नहीं माना जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई बाहर से इंडिया में आ रहा है, खाली किसकी वजह से लोग बाहर आते हैं, टूरिज्म के चक्कर में आते हैं, लोग घूमने आते हैं, इंडिया को देखने आते हैं या सर्वे के लिए आते हैं, बड़े बड़े फॉरेनर्स की टीम आती है, देख के जाती है कि हमारे यहाँ पे कैसे काम चल रहा है, या कोई विजिट पे आता है, प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं ना, दूसरे देश के राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो क्या आते हैं, खाली विजिट पे आते हैं, तो उनको आते ही बोलते जी आप प्रेसिडेंट हो, नहीं, वो कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम नहीं मानते हैं हमारा रेजिडेंट। कौन कौन नहीं होते हैं, पर्सन हु रिसाइड ऑफ द कंट्री फॉर एनी नॉन इकोनॉमिक मोटिव, जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, किस लिए आ रहा है, टूरिज्म के लिए आ रहा है, स्पोर्ट्स के लिए आ रहा है, दूसरी टीम्स आती है ना, जैसे अब हमारी टीम्स आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है तो बाहर गई हुई है, तो वहां की रेजिडेंट बन गई, नहीं बनी, ठीक है। कोई मेडिकल टीम के लिए आ रहा है, कोई एजुकेशन पर्पज से आ रहा है, कोई वर्किंग के लिए आ रहा है, कोई काम करने आ रहा है, ठीक है, तो वह पार्ट ऑफ द ईयर, खाली 1 साल से कम के लिए, ठीक है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO, IMF, ये आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको रिसर्च के लिए आ रही है कोई साइंटिफिक टीम, या हमारी टीम कोई बाहर जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल टेरिटरी से जो बिलोंग हो रही है, उसको हम अपना रेजिडेंट नहीं मानेंगे। कोई क्रू मेंबर जो शिप्स पे आते हैं, हमारे शिप्स भी बाहर जाती हैं, बाहर की शिप्स भी अंदर आती हैं, तो जैसी शिप्स वहां पहुंची तो रेजिडेंट हो गए, नहीं हुए वहां के रेजिडेंट, क्योंकि वो वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां के रेजिडेंट वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है बेटा, क्या आता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। आपको पता है फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाई थी। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर पेमेंट क्या होती है, जो हमें फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में मिलती है। फैक्टर सर्विसेज कहाँ होती है हमारी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर इनकम क्या क्या होती है, लैंड के बदले में क्या मिलता है हमें, रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, और क्या था, कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो उन्हीं वाली फैक्टर पेमेंट की आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ में हमारा आ रहा है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है बेटा, फैक्टर पेमेंट में मैंने आपको बताया कि बदले में मिलता है,
लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस। ट्रांसफर पेमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, खाली ये क्या होती है, इसको आप एक चैरिटी की तरह मान सकते हो। हमने दिया, हमें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ करते हैं तो बदले में कुछ मांगते हैं? नहीं मांगते। सरकार पेंशन स्कीम देती है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, विडो पेंशन स्कीम है, बहुत सारी पेंशन स्कीम्स है, ठीक है। उसके बदले में सरकार क्या बोलती है, आपको 2,000 रुपए दे रहे हैं, बदले में आज 1,000 रुपए हम आपको कमीशन दो या हमें कुछ कुछ दो, ऐसा नहीं बोलती, ठीक है। तो ये सबको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर इनकम, जिसके बदले में हमें ना कोई गुड्स मिलेगा ना सर्विसेज मिलेगी, वो ट्रांसफर इनकम है। फैक्टर इनकम जिसके बदले में हम कुछ इच्छा रखते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, इट इज अ पेमेंट फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूड्स अ नेशनल इनकम। जो हमारी फैक्टर इनकम होती है एक नॉर्मल रेजिडेंट की, नॉर्मल रेजिडेंट मैंने पढ़ा दिया, जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसकी इनकम को हम इकोनॉमी में जोड़ेंगे। हमारी इकोनॉमी की इनकम कौन सी होती है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में उसे हम जोड़ेंगे, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी में भी कंसेप्ट में आएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से रिसीव होती है हमारे को ये, ठीक है। अब हमारा दूसरा आते हैं, अब हम ट्रांसफर पेमेंट में, हम यहाँ क्या कर रहे थे, रेंडर क्या कर रहे थे, फैक्टर सर्विसेज, मगर हमें यहाँ ट्रांसफर इनकम है कुछ नहीं देना। पेमेंट विदाउट गेटिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, कुछ भी रिटर्न में नहीं देना। एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, डोनेशन, अनएम्प्लॉयड अलाउंस एक्सेट्रा, कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, अभी आपको चाह रहे हैं काम करना। अनएम्प्लॉयड लोग क्या होते हैं, ऐसे नहीं जो काम करना नहीं चाहते, अनएम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो सरकार की स्कीम के तहत उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं कि हमारे पास आपके लिए नौकरी नहीं है, मगर आपका घर चलाने के लिए हम अलाउंस देते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, तो सरकार उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं लेती है। इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सरकार पैसा कहां से देगी, टैक्सेस से देगी ना, टैक्सेस से देगी, और हमारे चालान वगैरह कटते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मेन सोर्स है सरकार का, ठीक है। इसी से देगी, इससे देगी, तो ये पहले से हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट हो रखा है, तो हम डबल इफेक्ट नहीं डालेंगे, इसलिए हम जो फ्री में सर्विसेज है उनको नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। ये रिसिप्ट कंसेप्ट होता है, ये अर्निंग कंसेप्ट होता है, यहां हम कमा रहे हैं, यहां हम खाली बिना कुछ काम करे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये हाउस होल्ड को मिलता है, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, किसको देती है, हाउस होल्ड को देती है। अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है, हमारे फाइनल गुड्स क्या होते हैं बेटा, हमारे फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो रेडी टू यूज होते हैं, कि हम उनको तुरंत ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमने क्या पढ़ा, कंजम्पशन गुड्स, ये भी रेडी टू यूज गुड्स हैं, हम इनको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं ना। कंजम्पशन गुड्स हमारा हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें कुछ एड ऑन हम कर सकते हैं, कुछ भी एड ऑन कर सकते हैं, कि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट इन द सेंस हमने ब्रेड खरीदी, कोई हलवाई की दुकान है, उन्होंने ब्रेड खरीदी, ठीक है। ब्रेड जब फैक्ट्री से निकली तो फैक्ट्री वाले के लिए क्या थी, फाइनल गुड्स, या ये हो सकता है कंजम्पशन गुड्स। अगर हाउस होल्ड ने उसे डायरेक्ट ब्रेड को कंज्यूम कर लिया, वो इंटरमीडिएट गुड्स कब बनेगी, हलवाई लाया, काटा और ब्रेड पकोड़े बना दिए, तो हलवाई के लिए क्या हो गई, वो इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, क्योंकि हलवाई ने उस पर क्या करा, एड ऑन करा, कुछ काम और करा। अगर वो ही खाली ब्रेड ही कंज्यूम हो जाती तो उसको हम कंजम्पशन गुड्स या फाइनल गुड्स में मान लेते। अब हम छोटा सा डिफरेंस पे देखते हैं इसको मैंने तीनों को एक ही में कर दिया है, क्योंकि ये रिवीजन बैच है तो हमें जल्दी खत्म करना है ये, ठीक है। फाइनल गुड्स प्रोडक्ट क्या है हमारे, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। पहले हम कंजम्पशन गुड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज परचेज बाय हाउस होल्ड, मैंने जैसे बताया ब्रेड कंज्यूम कर ली सीधा हाउस होल्ड ने, तो क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन परचेज करता है, बिजनेस। कैपिटल गुड्स कोई मशीनरी है, डायरेक्ट परचेज करी, मशीनरी भी किसी फैक्ट्री में बन रही होगी, अब उस मशीन को खरीद कर उसमें कुछ एड ऑन करके बेचते हैं। कूलर की मोटर मान लो, कूलर की मोटर किसी ने खरीदी और उसको कूलर में लगा के बेचा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अगर कूलर की मोटर डायरेक्ट ही किसी ने बेच दिया ऐसे ही, तो उसके लिए तो फाइनल गुड्स हो गया ना, तो कैपिटल गुड्स हो गए। कोई भी मशीनरी लगी, उस पर डायरेक्ट काम शुरू हो गया, तो फर्म के लिए क्या है,
कैपिटल गुड्स, उन्होंने भी सीधा यूज करा है, उसमें कुछ एड ऑन नहीं करा है। वो कैपिटल गुड्स को क्यों यूज करते हैं? कुछ और चीज को प्रोड्यूस करने में, कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में। कैपिटल गुड्स में एड ऑन नहीं हो रहा है, कैपिटल गुड्स की वजह से कोई और चीज प्रोड्यूस हो रही है। हमारे रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करा जा रहा है? फिनिश गुड्स में। कैपिटल गुड्स की वजह से हम इसको प्लांट एंड मशीनरी मान सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, कोई भी परचेज कर रहा है रीसेल के लिए, ठीक है, वो मशीनरी दोबारा हमारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट नहीं कर रही है, वो मशीनरी डायरेक्ट हमने खरीदी और बेच दी। कूलर खरीदा, बेच दिया, ब्रेड खरीदी, बेच दी, ठीक है, वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, रीसेल के लिए हो गया। या ब्रेड को हमने ब्रेड पकौड़े बना के बेच दिए, तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। ये भी हमारा हाउस होल्ड यूज करता है। अनसोल्ड विद ट्रेडर, शॉपकीपर एट द एंड ऑफ द ईयर, कोई भी चीज जो हमारी अनसोल्ड बच चुकी है किसी भी ट्रेडर के पास, तो उसको भी हम कैपिटल गुड्स में मानेंगे। इफ इट इज यूज्ड बाय बेकर फॉर फर्दर यूज, वही मैंने बता दिया आपको, कोई फर्दर यूज के लिए यूज हो रहा है, ब्रेड से ब्रेड पकौड़े, कूलर की मोटर से कूलर, ठीक है। अब मैं आपको इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? बताओ बताओ। ये हमारा होगा कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि इससे मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विसेज, एंड यूज है ये। इसके बाद ये रीसेल नहीं होगा, ये बोर्ड में रीसेल करने के लिए मैंने नहीं खरीदा था, ठीक है, तो ये एंड यूज है, इससे मैं आपको खाली सर्विसेज दे रहा हूं, तो ये हमारा कैपिटल गुड्स के अंदर आएगा, ठीक है। ये हमारा सर्विस टू डॉक्टर, सर्विस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर क्या हाउस होल्ड सर्विस लेगा, तो क्या होगा ये हमारा, क्या हुआ, डॉक्टर से सर्विस आई तो कंजम्पशन, ठीक है। और डॉक्टर किसको सर्विस दे रहा है? किसी स्कूल कॉलेजेस को, इट इज यूज्ड बाय स्कूल और कॉलेजेस, तो ये हमारा इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है। वूल इट इज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स हो गया, ये हमारा कैपिटल गुड्स हो गया। उसके बाद वुलन क्लोथ्स बन रहे हैं उससे, ठीक है, कोई शॉपकीपर ऊन को लाके बेच रहा है, तो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हम कहीं पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट करना, उसका नेट अमाउंट, ठीक है, आता है, एक ग्रोथ अमाउंट आता है, एक डेप्रिसिएशन कंसेप्ट होता है। कॉमर्स के बच्चे होंगे तो आपको डेप्रिसिएशन पता होगा, और अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो डेप्रिसिएशन हम आपको समझा देंगे। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पहले हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, रेफर होता है एक एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कोई भी बिजनेस किससे चलता है? कैपिटल से चलता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। हमने अपने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, उसको हम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। एग्जांपल में मान लेते हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है, मशीनरी खरीदी है, या कोई भी इन्वेंट्री में एड ऑन करा है। इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक्ड अप इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में हम देख सकते हैं, एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, एक नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोथ और नेट में क्या फर्क है? ग्रोथ और नेट में खाली डेप्रिसिएशन का फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं है। अब हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो हम बिल्डिंग छोड़ो, हम ऑफिस की बिल्डिंग छोड़ो, घर देखो, घर को भी रेनोवेट कराना पड़ता है, हर 1-2 साल में उसमें सफेदी वफेदी और कुछ भी कंस्ट्रक्शन करानी पड़ती है ना। तो क्यों करवानी पड़ रही है? क्योंकि घर क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम घर की वैल्यू, हम बोल रहे हैं अब हमने घर बिल्कुल नया नया खरीदा है, बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, 40 लाख रुपीस का है, नेक्स्ट ईयर भी हम उसको 40 लाख का बोल सकते हैं। उसमें हमारी 40 लाख की ग्रोथ इन्वेस्टमेंट थी, मगर उससे जो खराब हुआ वो डेप्रिशिएट हो गया ना। तो कोई भी प्लस्तर झड़ गया, छोटा बच्चा है उसने पेंसिल चला दी, ठीक है, तो क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। तो अब हम उस डेप्रिसिएशन को, जितना रेनोवेशन में दोबारा टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में, तो कितना डेप्रिशिएट हुआ है उसको हम हटा देंगे। तो उसको हटाने के बाद, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद क्या आ जाएगा? नेट अमाउंट। 40 लाख का घर था, 4 लाख हमारा डेप्रिशिएट हो गया क्योंकि रिपेयरिंग का काम आ गया है, और फिर हमारे कितने बचे? 36 लाख। तो 36 लाख अब हमारे पास नेट है। तो बस ग्रोथ और नेट में इतना सा ही फर्क है, ठीक है। अब हम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिशन है स्टॉक ऑफ कैपिटल का बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बिफोर डेप्रिसिएशन से पहले। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? फिक्स्ड असेट होता है, एक अनसोल्ड स्टॉक होता है जो अब तक बिका नहीं है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज अ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने जो एक्सपेंडिचर करा है फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए, जैसे घर बोला, मशीनरी मान लो, बाइक मान लो, बाइक स्कूटी कार आती है आजकल, गवर्नमेंट ने बोल रखा है 15 साल में खत्म। तो 15 साल गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है कि वो चीज 15 साल में डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसके बाद वो चल नहीं पाएगी, तो वही डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक हम पढ़ा दिया, किसका? एक अकाउंटिंग ईयर का। हम यहाँ पे एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं,
हम हाउस होल्ड के बारे में तो बात करी थी हमने, मगर अभी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसी के अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा। हर बिजनेस का P&L बैलेंस शीट लास्ट में बनती है 31 मार्च को। बिजनेस में जो जो ट्रांजेक्शन होती है 31 मार्च से पहले की, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो एक अकाउंटिंग ईयर को देखते हैं। अब नेट इन्वेस्टमेंट, किसका फर्क आएगा? खाली एक्चुअल एडिशन मेड बाय द कैपिटल स्टॉक, एक्चुअल कितना एडिशन हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन। बस आप लोग इतना याद रखें, बिफोर डेप्रिसिएशन ग्रोस इन्वेस्टमेंट, आफ्टर डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट। अब हमारे फॉर्मूला देखेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? खाली ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से किसको हटा दिया? डेप्रिसिएशन को, बस इतना ही डिफरेंस है। अब मैंने जैसे बताया था, जो हमारा कॉमर्स का बच्चा होगा उसको डेप्रिसिएशन पता होगा, ठीक है। आर्ट्स का बच्चे को हम डेप्रिसिएशन समझा देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कोई भी फिक्स कैपिटल कितनी कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू का गिरना। किस किस वजह से डेप्रिसिएशन होता है? टाइम की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। इन्हीं चीजों की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। तो हम यहीं पे देखते हैं, ठीक है। फॉल, गिरना किसका? फिक्स असेट्स का, नॉर्मल चीज से गिरना, ठीक है। किस वजह से गिरा? पहनने की वजह से, वियर टू टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम की वजह से, एक्सपेक्टेड एक्सेलेंस की वजह से। कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है हमारी, हमने कोई मशीन खरीदी, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, हमने लगाई फोन के कवर की फैक्ट्री, प्लास्टिक वाले कवर चले 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 चले, एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया, सिलिकॉन वाले आ गए, एक्सेलेंस हो गया? नहीं चलेगी। अब प्लास्टिक वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंशिएट किसको करता है? ग्रोस को और नेट को डिफरेंशिएट करता है। ग्रोस वैल्यू कैसे आती है? नेट पे डेप्रिसिएशन ऐड कर दो और नेट में से डेप्रिसिएशन, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को हटा दो तो नेट आ जाएगा, और वही नेट में ऐड कर दो तो ग्रोस आ जाएगा, ठीक है। यही है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स किस तीन मेन रीजन की वजह से होता है। पहला, टाइम की वजह से, मैंने बताया टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, और नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वैल्यू गिर रही है। कोई भी अब तुम चीज ला रहे हो, फोन खरीद रहे हो, तो थोड़े थोड़े टाइम में अपना वैल्यू गिर जाएगी जब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। ऐसा नहीं है कि पुराना फोन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म हो गया, वो फोन यूज ही नहीं कर सकते हो तुम, नहीं, तुम यूज कर सकते हो। 2G खत्म हुआ है, मगर 4G और 5G अभी दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो 4G की वैल्यू कम हो गई है नॉर्मल की वजह से, ठीक है। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, 2G खत्म हो गया, 5G आ गया क्योंकि, ठीक है। टाइम की वजह से खत्म हो गया है, ये मान सकते हैं। अब हमारा आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? अब हम पढ़ते हैं पहले इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, फिर हम उसको नेट पे जाएंगे, ठीक है। फिर नेट कैसे आया और उसमें ग्रोस क्या होगा, इस बात को समझेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है? जो इनडायरेक्टली कलेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करती है? आप कोई बिस्कुट लेने जाते हो या कोई स्कूटर, बाइक, एसी, कोई भी चीज परचेज करना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। गवर्नमेंट क्या आती है? जैसे ही मान लो आपने बाइक खरीदी, गवर्नमेंट आपके पास भाग के आती है, जी नहीं जी आपने बाइक ली है, आप मुझे टैक्स दो। नहीं आती। आप टैक्स किसको देते हो? डीलर को। डीलर किसको करता है? गवर्नमेंट को देता है। इनडायरेक्टली हो रहा है। जीएसटी, किसी भी चीज पे जीएसटी लगता है। जीएसटी क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स। हम डीलर को पे कर रहे हैं, डीलर आगे पे कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब हमारा इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स मानते हैं। डायरेक्ट टैक्स कैसे मानते हैं उसको? अब हमारा टैक्स किसी और से लेती है क्या गवर्नमेंट? नहीं। इनकम टैक्स कमाया हमने है तो पे भी हम डायरेक्टली किसको करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। अब हम नेट पे आते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। किसको? नेट। नेट में हमें क्या पता लग गया, हमें क्या हटाना है? सब्सिडी हटानी है। हम पहले ग्रोस और नेट में किसके हटा रहे थे? इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को, इसमें से सब्सिडी हटाएंगे। अब हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, उसमें से गवर्नमेंट हमें कुछ रिटर्न दे रही है तो उसको हम हटा देंगे, फिर नेट अमाउंट आ जाएगा हमने कितना गवर्नमेंट को पे करा। सब्सिडी कौन देता है? हमारे को गवर्नमेंट देती है। एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है। अब जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा कि उनको इलेक्ट्रिसिटी पे भी सब्सिडी मिलती है, वाटर पे भी सब्सिडी मिलती है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने पे करा है इनडायरेक्टली, उस पर जो सब्सिडी मिलेगी हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेट अस डिस्कस टू कंपोनेंट। हम दोनों कंपोनेंट को अलग अलग डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता ही दिया, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। एग्जाम्पल में हम जीएसटी मान लेते हैं,
ठीक है, कोई भी कस्टम ड्यूटी मान लेते हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स मान लेते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स मान लेते हैं, जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब सब्सिडीज जो गवर्नमेंट हमारे को दे रही है, जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, ठीक है, किस वजह से, फाइनेंशियल असिस्टेंस। हम इतने फाइनेंशियली एबल नहीं है कि हम वो सारी चीजें खरीद सके, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको सस्ता कर रही है। सस्ता क्यों कर रही है उनको, क्योंकि नॉर्मल बंदा भी उसको खरीद सके। तो कुछ पैसे उसमें हम दे रहे हैं, कुछ पैसे गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है, तो इसी को हम सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हमने एग्जांपल देखा, एलपीजी सिलेंडर हो रहा है सब्सिडी पे रेट पे हो रहा है। सब्सिडी को हम क्या मानेंगे, एक ट्रांसफर पेमेंट मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उसके बदले में कुछ भी नहीं मान रही। मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जिसके बदले में हमें कुछ भी पे करना नहीं पड़ता है। ठीक है, किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये हमारा कहां ऐड नहीं होगा, सब्सिडी, नेशनल इनकम में, क्योंकि ट्रांसफर इनकम हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। अब हमारा आता है बेटा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमें जीडीपी पढ़ना है आगे, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी। ठीक है, तो उसमें हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आता है। अब इसमें क्या क्या फर्क है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, एक अमाउंट जो पे कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है, ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो क्या हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को हम सीधा हम बेटा फैक्ट्री कॉस्ट मान सकते हैं। ठीक है, वही होता है कि मेनली उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, खाली बनाने में। अब वो मार्केट में उतरेगी तो उस पर क्या लगेंगे, टैक्सेस। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी तो टैक्सेस में से माइनस हो जाएगा वो, तो जब उसमें हम ऐड कर देंगे टैक्सेस या मार्केट में आने का खर्चा, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमने मान लो हमारी प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट थी, 500, मार्केट प्राइस है 540, क्यों, 40 रुपए क्या लग गया, उस पे टैक्स लग गया। अब मार्केट प्राइस कैसे आया, फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करा, इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज हटा दी। इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, कहां गया, ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यही है। ठीक है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारा अगला आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, अब हम पहले पढ़ते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है, नेट पे बाद में आता है। कोई भी इनकम जो हम बाहर से कमा रहे हैं, ठीक है, किस वजह से कमा रहे हैं, हम कोई भी गुड्स बाहर भेजेंगे हमारे को इनकम जनरेट होगी, कोई सर्विस बाहर की गवर्नमेंट को देंगे हमारे को इनकम जनरेट होगी, बस इसी वजह से हम फैक्टर इनकम कमा रहे हैं बाहर से। तो अब इसमें नेट का क्या है, अगर हम बाहर से कमा रहे हैं तो हम इतने आत्मनिर्भर अभी नहीं हुए हैं कि हम सारी चीज खुद कर सकें, तो हमें भी बाहर से कुछ परचेज करना पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें हम दूसरे देशों से लेते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह ले लो, डिफेंस सिस्टम ले लो, पूरा बाहर से आता है, तो हमें कोई फ्री में थोड़ी देगा, हमें भी उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो उनके लिए फैक्टर इनकम हो जाती है, हमारे लिए फैक्टर पेमेंट है। ठीक है, तो जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो डिडक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, नेट बन जाता है। ठीक है, तो यही पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन किसका है, फैक्टर पेमेंट रिसीव हुई है बाहर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और फैक्टर इनकम पे पेमेंट, इनकम और पेमेंट का डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम बोलते हैं। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एनएफआईए के। ठीक है, एनएफआईए आपको आगे पढ़ना है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कितना कंपनसेशन पे कर रहे हैं हम बाहर। ठीक है, इट्स रेफर टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड, ठीक है, रेजिडेंट वर्कर लिविंग एम्प्लॉयड अब्रॉड, कोई भी बाहर रहकर काम कर रहा है उसको फॉरेन इनकम में सैलरी मिल रही है मगर कंट्रीब्यूट इंडिया में कर रहा है, ठीक है, या उसको सैलरी डॉलर्स में मिल रही है, तो क्या हो गई, हमारे देश के लिए फैक्टर इनकम हो गई। और हम बाहर के लोगों को कितना पे कर रहे हैं, कोई भी फॉरेनर आके यहाँ काम कर रहा है उसको हम इंडियन रुपीज में पे कर रहे हैं, वो इंडियन रुपीज कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो हमने पेमेंट करी है, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कितनी सैलरी दी बाहर एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, अब हम आते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बाहर के देश में हमने कितनी प्रॉपर्टी परचेज करी, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना दुबई में प्रॉपर्टी लेने का, वही सब हमने बाहर के देश में कितनी प्रॉपर्टी परचेज करी और बाहर के देश वालों ने हमारे कितनी प्रॉपर्टी परचेज करी। इससे क्या होगा, बाहर पैसा जाएगा, बाहर से पैसा आएगा, कोई हमारे यहाँ परचेज करेगा तो हमें फॉरेन करेंसी में पे करेगा, हम बाहर खरीदेंगे तो हम अपनी इंडियन करेंसी में पे करेंगे। तो वही प्रॉपर्टी पे की वजह से कोई बिजनेस करा है,
हमने कोई बिजनेस करा है, ठीक है, हम उसमें किसी ने बाहर के बच्चे ने कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है, अगर कोई से बाहर के बच्चे, सॉरी बोल रहा हूँ, बाहर के किसी भी एंटरप्रेन्योर ने पे करा है हमारे को, ठीक है, तो उसके बदले हम क्या देंगे, कैपिटल दिया तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, तो हमारे इंडियन रुपीज में इंटरेस्ट जा रहा है। अगर ऐसे ही हमने किसी बाहर की फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है तो हमें क्या मिलेगा, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इन सबका डिफरेंस है। नेट रिटेन्ड अर्निंग कितना हमारे पास बच रहा है। रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, कोई भी रेजिडेंट कंपनी है बाहर काम कर रही है, उन्हें वहां से कितना प्रॉफिट बच रहा है। रिटेन्ड अर्निंग कितनी हो रही है, कोई भी बाहर की कंपनी यहां काम कर रही है तो बाहर की कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, वो उन सबका कैलकुलेशन, उनका भी नेट डिफरेंस को हम मानेंगे। यही हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट, कि बाहर के एम्प्लॉय को, बाहर के प्रॉपर्टी पे या बाहर का कोई बिजनेस है उस पर प्रॉफिट या इंटरेस्ट डिविडेंड हमने पढ़ा। यही 2-3 चीजें हैं जो हमारा एनएफआई का पार्ट है। अब हमारा मेन पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। एनएफआई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, हमारे लिए फायदे में कब रहेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे लिए फायदे में तभी रहेगा तब हम ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट से क्या होगा, हमारे पे इनकम आएगी, इनकम आएगी तो हमारा क्या बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से एनएफआई पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। नेगेटिव कब होगा, जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा। जीरो कब होगा, जब न्यूट्रल होगा, जितने अमाउंट का एक्सपोर्ट करा उतने अमाउंट का ही इंपोर्ट करा, ठीक है। एनएफआई पॉजिटिव कब होगा, जब इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन अर्नड इनकम क्या होगी, मोर देन होगी किससे, इनकम पे से। नेगेटिव कब होगा, जब अर्न इनकम लेस देन होगी किससे, पे से। और ठीक है, एनएफआई जीरो कब होगा, जब इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इक्वल होगी किसके, इनकम पे से। ठीक है बेटा, आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों।